सोटन चैनल के दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आज बात करते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और भाजपा आला कमान के बीच में कुछ खटपट चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। इस तरह की चर्चा आम है, खास करके राम मंदिर निर्माण को लेकर जो ट्रस्ट बना है और उसने जो जमीन की खरीदी की है, उस खरीदी के सौदे पर काफ़ी सवाल उठे हैं। ये सवाल जहां विपक्षी पार्टी ने उठाए, वहीं पार्टी के भीतर से भी इस पर बातें हो रही है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है। मीडिया में इस तरह की चर्चाएं आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में अहंकार की टकराहट है, उन दोनों के बीच में अबोलापन है, उन दोनों के बीच में नाइत्तेफाकी है, उन दोनों के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर असहमतियां है। और जो मौजूदा विवाद है जिसमें जमीन खरीदी पर उंगली उठाई जा रही है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, बल्कि प्रचारित किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही वे दस्तावेज विपक्ष को या मीडिया को दिए हैं जिनमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि ये दो बाबाओं के बीच में लड़ाई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जो है सन्यासी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये कहा जाता है, खास करके उनका जो नया अवतार है, नया कलेवर है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान जो दाढ़ी बढ़ाई है, तो अब वे भी बाबा के तौर पर जाने जा रहे हैं, अपने प्रशंसकों के बीच में भी और विरोधियों के बीच में भी। दरअसल भाजपा के जो अंदरूनी लोग हैं, जो भीतर तक राजनीति को देखते समझते हैं, ऐसे कई लोगों से भोपाल में, दिल्ली में और लखनऊ में भी मेरी बातचीत हुई। मीडिया के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई है और जो बातें अब सामने आ रही है उसमें एक प्रमुख बात जो आ रही है वो ये है कि ये लड़ाई, ये जंग, ये मतभेद, ये असहमतियां योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं है, इसके संकेत कहीं और जा रहे हैं। और अगर सीधे तौर पर हम बात करें तो भाजपा में जो सत्ता केंद्र है वो दो लोगों के आसपास घूमता है। एक तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे अमित शाह हैं, जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस समय वे देश के गृह मंत्री हैं। और भाजपा के अंदरूनी क्षेत्र ये मानते हैं और बाहर भी इस तरह के संदेश और कई मौक़ों पर ऐसे साफ संकेत मिले हैं जिससे लगता है कि वास्तविक अध्यक्ष अमित शाह ही हैं और जेपी नड्डा जो है नामात्र के अध्यक्ष हैं। तो इस बात का पहले हम खुलासा करें या इस बात पर पूरी तरह से चर्चा करें कि वास्तविक विवाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, उससे पहले मैं थोड़ा सा घटनाक्रम आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसे क्यों कयास लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये विवाद मोदी और योगी के बीच में नहीं है, ये विवाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, अगर है तो। और जो घटनाक्रम है वे इस तरह के संकेत देते हैं, आभास देते हैं। दरअसल जब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़कर गृह मंत्री बनाए गए तो ये तो तय था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो प्रकारांतर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्देशों, उनकी मंशा के मुताबिक ही काम करेगा। बताया ये जाता है कि जेपी नड्डा ने अध्यक्ष बनने से पहले भाजपा के प्रमुख नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख लोगों के साथ में और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी अपने मन की इस आशंका को प्रकट किया था। ये मंशा जाहिर की थी कि वे नाम मात्र के अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहेंगे, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा तो ही वे इस दायित्व को स्वीकार करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने और दिगर भाजपा और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जेपी नड्डा को आश्वस्त किया था कि वे स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अमित शाह उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। बहरहाल लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम जो हुए हैं उनसे ये संदेश तो जा रहा है कि अमित शाह का वर्चस्व पार्टी पर
बरकरार है और वो जो चाहते हैं वही नीतियाँ, वही बातें पार्टी में हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव जिन्हें लेकर पार्टी की काफ़ी आलोचना हुई है, सिर्फ परिणाम आने के बाद में ही नहीं, परिणामों से पहले भी, तो माना यह जा रहा है कि अमित शाह ने इसमें ज़बरदस्त दखलंदाजी की है। जो विभिन्न चरण, जो 8 चरण के चुनाव हुए हैं, उनकी संरचना से लेकर, हालांकि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार का दखल भी उसमें कहीं रहता है और उसकी मंशा का भी ध्यान रखा जाता है कि सामान्य सी बात है। तो 8 चरणों के मतदान की रणनीति हो, बंगाल में कौन से नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए ये बात हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कितनी सभाएं हो, इसका निर्धारण करना हो, तो इन सब में दखल अंदाजी रही है पूरी तरह से अमित शाह की। ऐसा सामने आया, ऐसा पार्टी के लोग मानते हैं। और जब कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया देश में, हालांकि बंगाल में उस समय तक कम से कम खबरों के स्तर पर, जानकारी के स्तर पर संक्रमण के दुष्प्रभाव की जानकारी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन वो संरचना उनकी थी और उसके नतीजे जब आए तो विधानसभा में भले 3 सीटों से 77 सीटें भाजपा की हो गई हो, लेकिन जो सत्ता में आने की मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। और चुनाव प्रचार के तरीके, रैलियों, आम सभाओं में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की जो आलोचना देश भर में हुई, उसका काफ़ी खामियाजा प्रतिष्ठा के तौर पर भाजपा को भुगतना पड़ा। इसके बाद में बताया जाता है कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो मुख्यमंत्री पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को वहाँ बनाया गया, उसमें भी अमित शाह की भूमिका को माना जा रहा है। हालात ऐसे वहाँ बताते हैं कि नहीं थे कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़े। ऐसे ही मार्च 2020 में जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस से टूटकर कांग्रेस के विधायक जब भाजपा में आए और सरकार बनाने की स्थिति आई, तब भी बताते हैं अमित शाह की ये पसंद थी कि नरोत्तम मिश्रा जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाएं। यानी नरोत्तम मिश्रा उनकी पसंद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले जब राकेश सिंह को बनाया गया था, जबलपुर के सांसद को, तो वे भी अमित शाह की पसंद थे। हालांकि उस समय अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही। वी.डी. शर्मा जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी अमित शाह की ही पसंद है। और जैसा कि सामने आता है कई बार कि वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में कई मामलों में नाइत्तेफाकी रहती है, उतना सहयोग नहीं दोनों के बीच में परस्पर नजर आता है। कई ऐसे मौके आए हैं, तब भी ये सवाल उठा है, तब भी ये चर्चाएं गर्म हुई है कि चूंकि नरोत्तम मिश्रा और वी.डी. शर्मा दोनों अमित शाह की पसंद है और उनके सलाह मशवरे से, उनके आदेश निर्देश से काम करते हैं, और शिवराज सिंह कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, तो इसके पीछे भी अमित शाह की भूमिका दिखाई देती है। अब अमित शाह चूँकि प्रधानमंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी में 2 नंबर की उनकी स्थिति है और उनके योगदान को, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी मेहनत को भाजपा में कोई खारिज भी नहीं करता है, उसी नाते उस मान सम्मान को बरकरार रखते हुए, उस लिहाज को बरकरार रखते हुए अमित शाह अभी भी पार्टी अध्यक्ष की हैसियत न होते हुए भी वो प्रभाव पार्टी में रखते हैं। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, पार्टी में भी उनकी बात मानी जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में खटपट की जो बातें हैं, तो बहुत भाजपा के उच्च स्तरीय सूत्रों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई असहमत या टकराहट नहीं है, कोई अहम अहंकार की लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को उतना ही चाहते हैं जितना उनके मुख्यमंत्री बनने के दिन चाहते थे। उन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है। तो सवाल ये उठता है कि जब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को इतना पसंद करते हैं, तो फिर वहाँ जो स्थितियाँ बन रही है उन्हें वो रोक क्यों नहीं पाते हैं। दरअसल ये एक पहेली हाल फिलहाल के तौर पर हो सकती है। नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से पार्टी के कामों में अपनी भूमिका को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि देश बड़ी जिम्मेदारी है। हालात इस समय बेहद विकट है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देश की प्रतिष्ठा, पार्टी की प्रतिष्ठा, खुद की प्रतिष्ठा जिस तरह से दांव पर लगी है, उनकी पहली कोशिश, पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता देश है। यहाँ के हालात को ठीक करना है, तो पार्टी के कामों में वे शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे या नहीं उनकी दिलचस्पी रही होगी। इस तरह से अमित शाह का वर्चस्व बरकरार होने से और योगी आदित्यनाथ को उस तरह का दखल मंजूर नहीं होगा और वो टकराहट सामने आ रही है। और इसीलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीनों का सौदा किया, जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो टकराहट है, तो इन दस्तावेजों को सामने लाने में कहीं न कहीं सरकार की ओर से या योगी के इशारे पर या योगी के संरक्षण में दस्तावेज वे बाहर आए हैं। और उसका मकसद ये है कि पार्टी की जो अंदरूनी कलह है उसे योगी आदित्यनाथ मंजूर नहीं करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके काम में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया गया तो वे किस हद तक जा सकते हैं। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर ये विवाद बढ़ता है और विपक्ष और मीडिया इसे लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की और न केवल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, बल्कि केंद्र सरकार और भाजपा भी इसके लपेटे में, इसके घेरे में आ चुके हैं, तो नुकसान पार्टी को भी हो गई। लेकिन पार्टी को अब ये तय करने का सही वक्त है कि क्या अमित शाह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर है नहीं, लेकिन वे पार्टी मामलों में, संगठन के काम में उसी तरह का दखल देते रहेंगे जैसे अध्यक्ष रहते देते आए हैं। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को इससे बड़ा नुकसान होगा, दूसरा वे गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं न कहीं थोड़ा सा असंतुलन वहाँ भी दिखाई दे सकता है। मामला काफ़ी विकट होता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, जो उनका तरीका है काम करने का, वे काफ़ी आक्रामक शैली में काम करते हैं और उस आक्रामक शैली में उस हिंदुत्ववादी उनके क्रियाकलाप से पार्टी को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर कहीं वे नाराज होते हैं, ना इत्तेफाकी रखते हैं, आला कमान के साथ टकराहट बढ़ती है, तो मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो फरवरी मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी बीच में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही शायद ये बात कहीं प्रचारित की गई है कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से किए जाने हैं, एक पूर्वांचल होगा, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा और एक उत्तर प्रदेश होगा। और यह भी कि अगर इस तरह से 3 हिस्से किए जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और इस समय वे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने का जो तमगा उनके साथ में, उससे वे वंचित हो जाएंगे। ये सारे राजनीतिक दांवपेच हैं और ये सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि भाजपा में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंततः इसमें पूरी तरह से दखल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आना ही पड़ेगा। अन्यथा हो सकता है कि इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में हो, और अगर विधानसभा चुनाव में नुकसान होता है तो जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, आने वाले 2024 के आम चुनाव में भी भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।